हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हाईवेमैन इस पोएम का पार्ट 2। दोस्तों, ये पोएम दो हिस्सों में बटी हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 की पूरी समरी बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये समरी फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, फर्स्ट स्टांजा में पोएट ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह का एटमॉस्फेयर था, जिस एटमॉस्फेयर में हाईवेमैन, जो कि एक डकैत है, वो डकैत रात के समय में, जहाँ पे कि काफ़ी घना जंगल है, मूनलाइट है, ऐसे मूनलाइट के बीच में जो रिबन की तरह रोड है, उस रोड पे बढ़ता हुआ हाईवेमैन गांव की ओर जा रहा है। और जब आगे सेकंड स्टांजा में हम गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे हाईवेमैन की ड्रेसिंग स्टाइल को एक्सप्लेन किया गया था। हाईवेमैन जो कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जिस तरह से फ्रेंच किस्म की हैट होती है, उस तरह की हैट उसने पहनी हुई होती है, फिर वेलवेट कोट उसने पहना हुआ होता है, और लगभग उसकी जो पूरी स्टाइल होती है, उसे देख के आपको लगेगा कि वो किसी स्टार की तरह चमक रहा है, किसी ब्राइट स्टार की तरह वो चमक रहा है। अगले स्टांजा में पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि जब वो वहाँ पे पहुँचता है, जब वो गांव में पहुँचता है तो क्या होता है। जब वो गांव में पहुँचता है तो घोड़ा वहाँ पे रुक जाता है एक इन के आगे, जो कि एक लैंडलॉर्ड है, और फिर उसके आगे जब वो देखता है तो वहाँ पे वो आके अलग अलग आवाज़ें निकालता है अपने व्हीप से, और फिर वो जब एक सीटी बजाता है तो वहाँ पे बेस, जो कि वहाँ के लैंडलॉर्ड की बेटी है, वो खिड़की खोलती है और वहाँ से उनका डिस्कशन होता है। उसके अगले स्टांजा में पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि उसी घर के आगे, उसी लैंडलॉर्ड के यहाँ पे टिम नाम का जो एक घोड़े की रखवाली करने वाला रखवालदार है, वो भी इन दोनों के डिस्कशन को सुनता है। और अब उस सुनने के बाद जो अगला स्टांजा है, उसमें उन दोनों का डिस्कशन पोएट ने एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे हाईवेमैन बेस को कहता है कि मुझे तुम एक किस दो, लेकिन जब वो ऊंचाई से, खिड़की की ऊंचाई से जब वो एक दूसरे को हाथ नहीं लगा पाते हैं, तो उस वक्त वो क्या बोलता है कि तुम मुझे कुछ इनाम दे दो। तो अगले स्टांजा में बेस उसे अपने बाल नीचे छोड़ देती है और वो उसके बालों को किस करके चला जाता है, और वो उसे कहता है कि वो अगले दिन आएगा, फिर चाहे जो भी हो जाए, अगले दिन मूनलाइट आते आते वो ज़रूर उसे मिलने वापस आएगा, क्योंकि उस रात वो एक प्राइज़ के वो एक चोरी करने के लिए जा रहा है, और अगर उसे पूरा दिन भर भी दौड़ाया, अगर पूरे दिन भर भी उसका पीछा किया, तो भी अगली रात तक वो बेस को मिलने के लिए वापस आ ही जाएगा। अब बात करते हैं अगले स्टांजा की। अगले स्टांजा में पार्ट 2 में पोएट ने लिखा है, ही डिड नॉट कम इन द डॉनिंग, मतलब वो सुबह सुबह वापस नहीं आया है, और ही डिड नॉट कम एट नून, और वो दोपहर को भी वापस नहीं आया। एंड आउट ऑफ द टॉनी सनसेट, टॉनी सनसेट मतलब जो बैंगनी कलर का, सॉरी, जो ऑरेंज कलर का शाम को सूरज हो जाता है, वो शाम भी हो गई, और उसके बाद बिफोर द राइज ऑफ द मून, और चांद भी निकल आया, लेकिन फिर भी हाईवेमैन वापस नहीं आया। व्हेन द रोड वॉज अ जिप्सीज रिबन लूपिंग द पर्पल मोर, अ रेड कोट ट्रूप केम मार्चिंग, और फिर हाईवेमैन तो नहीं आया, लेकिन जब शाम का वक्त हो गया, रात का जब वक्त हो गया, और जब रोड जिप्सी के रिबन की तरह लगने लगी, किसके अराउंड, पर्पल मूर, मतलब जो वहाँ के खेत खलियान थे जहाँ पे सूखी घास थी, उसके बीच में से गुजरती हुई रोड किसी रिबन की तरह जब लगने लगी रात के उजाले में, उस वक्त रेड कोट ट्रूप, मतलब रेड कोट पहने हुए सैनिकों का ट्रूप, मतलब सैनिकों का झुंड मार्च करते हुए वो आया कहाँ पे, वो आया ओल्ड इन डोर पे। दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो सैनिक आए हुए हैं, ये सैनिक आए हुए हैं हाईवेमैन की तलाश में। वो चाहते हैं कि उसे पकड़े और उसे सजा दे। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, दे सेड नो वर्ड टू द लैंडलॉर्ड, दे ड्रैंक हिज एल इंस्टेड, बट दे गैग्ड हिज डॉटर एंड बाउंड हर टू द फुट ऑफ द नैरो ब्रेड। अब वो जो सैनिक आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लैंडलॉर्ड है उससे उन्होंने एक वर्ड भी उन्होंने उससे बात नहीं की, और उसकी जगह उन्होंने उसकी दे ड्रैंक हिज एल, एल मतलब उनकी शराब, तो उन्होंने उसकी शराब पी,
बट दे गैग्ड हिज डॉटर, लेकिन बेस जो कि लैंडलॉर्ड की डॉटर है उसको उन्होंने गैग कर दिया, मतलब उनके बेस के मुंह में उन्होंने कोई कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद उसे उसी की बेड के फुट को, उसी की बेड, उसी की जो पलंग थी उसी के पलंग के वहाँ पे उसने उसको बांध दिया। 2 of them knelt at her casement, और उसके बाद क्या किया, उसमें से 2 जनों ने उसकी खिड़की में से झांक के देखा, विद मस्केट्स एट देयर साइड, और उनके हाथों में क्या थी, बंदूकें थी। देयर वॉज डेथ एट एवरी विंडो, और फिर यहाँ पे उन्होंने डेथ एट एवरी विंडो इसलिए कहा क्योंकि उन सैनिकों के पास बंदूकें थी और वो हर एक खिड़की पे जाके पोजीशन पकड़ के बैठ गए। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हाईवे मैन आएगा और हम उसे गोली से उड़ाएंगे। एंड हेल एट वन डार्क विंडो, हालांकि हर एक विंडो पे, हर एक खिड़की के ऊपर सैनिक था, लेकिन एक खिड़की जो थी उसे उन्होंने हेल कहा है, नरक कहा है, क्योंकि उस एक खिड़की पे बेस भी थी। बेस जो कि लैंडलॉर्ड की लड़की है और जो हाईवे मैन से प्यार करती है, उसके लिए वो जो क्षण है वो उसे नरक की तरह लग रहे हैं, क्योंकि उसके प्रेमी को मारने के लिए ये सारे सैनिक वहाँ पे खड़े हुए हैं। फॉर बेस कुड सी थ्रू हर केसमेंट द रोड दैट ही वुड राइड, क्योंकि जिस जगह पे, जिस खिड़की पे बेस खड़ी थी वहाँ से वो देख सकती थी कि किस रास्ते से हाईवे मैन आने वाला है, तो उसे उस जगह पे खड़े खड़े लग रहा था कि वो किसी नरक में है। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, दे हैड टाइड हर अप टू अटेंशन विद मेनी अ स्निगरिंग जेस्ट, और फिर उन लोगों ने उसे अटेंशन, मतलब जिस तरह से हम सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं उसी पोजीशन में उन लोगों ने बेस को टाई कर दिया, मतलब बांध दिया। और उन्होंने कहा विद अ स्निगरिंग जेस्ट, स्निगरिंग जेस्ट मतलब हंसी मजाक करते हुए, हो सकता है वो उन्होंने कुछ कमेंट्स किए बेस को, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया और उस मजाक करते हुए उन्होंने उसे खड़ी पोजीशन में बांध दिया। दे हैड बाउंड अ मस्केट बिसाइड हर, और फिर उन्होंने उसके बाजू में मस्केट, जो कि एक पुराने किस्म की लंबे नोजल वाली बंदूक होती है, वो उन्होंने उसके बाजू में बांध दिया। विद अ बैरल बीनीथ हर ब्रेस्ट, और उसकी छाती के नीचे ही उसका बैरल पहुंचे, मतलब अगर आप गोली चलाओगे तो जहाँ से गोली निकलेगी वो गोली उसकी छाती के वहाँ से निकलेगी। नाउ कीप गुड वॉच दे किस्ड हर, और फिर उन सैनिकों ने बेस को कहा कि अब तुम अच्छे से नज़र रखना। शी हर्ड द डेड मैन से, लुक फॉर मी बाय मूनलाइट, वॉच फॉर मी बाय मूनलाइट, आई विल कम टू दी बाय मूनलाइट दो हेल शुड बार द वे। और जब उन लोगों ने बेस को वहाँ पे बांध दिया तो बेस को याद आया कि कल रात को हाईवे मैन ने मुझे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मैं मूनलाइट आते आते, कल की रात आते आते मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। अब उसे ये सारी बातें उस बंधी हुई पोजीशन में याद आने लगी। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, शी ट्विस्टेड हर हैंड्स बिहाइंड हर बट ऑल द नॉट्स हेल्ड गुड। उसने क्या किया, बेस ने अपने हाथ, जो उसके हाथ को भी बांधा गया था, तो उसने उसके हाथ ट्विस्ट किए। उसने कोशिश की कि जिन बंधन में उसे बांधा गया तो वो उसे छोड़ सके, लेकिन ऑल द नॉट्स हेल्ड गुड, लेकिन सारी भी जो गांठें वहाँ पे बांधी हुई थी वो अच्छे से टाइट थी। शी रिड हर हैंड्स टिल हर फिंगर्स वर वेट विद स्वेट और ब्लड, और उसने बहुत देर तक अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की जब तक उसके हाथ गीले नहीं हो गए। और यहाँ पे उसे ये भी नहीं समझ रहा था कि वो जो गीलापन है वो स्वेट, पसीने की वजह से है या ब्लड की वजह से है। दे स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेन इन द डार्कनेस एंड द आवर्स क्रॉल बाय लाइक ईयर्स, और फिर वो जो सैनिक थे वो वहीं पे स्ट्रेच करने लगे और स्ट्रेन, मतलब उनका ज़्यादा ध्यान नहीं, इस ओर नहीं था कि हाईवे मैन आ रहा है या नहीं, बल्कि वो रिलैक्स थे वहाँ पे शाम के अंधेरे में। और वो जो वक्त गुजर रहा था वो बेस को लग रहा था कि हालांकि कुछ घंटे ही गुजरे थे, उसे वो लग रहा था कि साल गुजर गए हैं। टिल नाउ ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कोल्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट, द ट्रिगर एट लीस्ट वाज हर्स। और फिर जब रात के 12 बजे का समय हो गया तब तक बेस यहाँ पे कोशिश करती रही, और फिर आखिरकार एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब रात के 12 बज गए तो उस वक्त उसे ढूंढते ढूंढते हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए तो उसे ट्रिगर मिल गया। दोस्तों ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर
वो होता है जिसे दबाने के बाद बंदूक में से गोली बाहर चली जाती है। तो आखिरकार बेस को ट्रिगर मिल गया और उसे लगा कि एटलीस्ट चाहे जो भी हो मेरे पास कम से कम एक ट्रिगर तो है। अगले स्टांजा में पोएट ने लिखा है, द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट, शी स्ट्रो नो मोर फॉर द रेस्ट। और फिर उसके हाथ का, उसकी उंगली का एक बस कोना उस ट्रिगर को छू गया और शी स्ट्रो नो मोर, मतलब उसने उसके बाद कुछ और ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस उसे ट्रिगर मिल गया तो बस उस वहीं पे वो रुक गई। अब शी स्टूड अप टू अटेंशन, और फिर वो एकदम सावधानी की पोजीशन में वो खड़ी हो गई विद द बैरल बीनीथ हर ब्रेस्ट, और उसके छाती के वहाँ पे बैरल था और वो सावधान की पोजीशन में खड़ी हो गई। शी वुड नॉट रेस देयर हियरिंग, और फिर उसने कोशिश की कि वो ज़्यादा आवाज़ ना निकाले जिससे कि उनका ध्यान उसकी ओर वापस आ जाए। शी वुड नॉट स्ट्राइव अगेन, और फिर उसने वापस कोशिश नहीं की कि वो खुद को वहाँ से छुड़ाए। फॉर द रोड ले बेयर इन द मूनलाइट, क्योंकि जो आगे रोड थी वो बेयर रोड थी, मतलब पूरी खुली रोड थी मूनलाइट के अंदर। ब्लैंक एंड बेयर इन द मूनलाइट एंड द ब्लड ऑफ हर वेन्स इन द मूनलाइट थ्रॉब टू हर लवर्स रिफ्रेन। और उसी वक्त उस मूनलाइट की वक्त ही उसके रगों में जो खून बह रहा था, जो खून उसके रगों में बह रहा था, वो अपने लव्स रिफ्रेन, अपने प्यार को बचाने के लिए वो उसके अंदर खून बह रहा था। मतलब वो चाहती थी कि इस सिचुएशन में वो हाईवेमैन को कुछ भी ना होने दे। और फिर प्लॉट 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 हैड दे हर्ड इट, और यहाँ पे बेस को आवाज़ आया प्लॉट प्लॉट, जो कि घोड़े के आने का आवाज़ है। और फिर उसने खुद से सोचा कि हैड दे हर्ड इट, जो सैनिक है कहीं उनको भी तो ये आवाज़ नहीं सुनाई दी। द हॉर्स रूप्स रिंगिंग क्लियर, और उसको वो आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस ओर था कि हाईवेमैन कब आएगा। क्लॉट 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 इन द डिस्टेंस वर दे डिफ दैट दे डिड नॉट हियर। और फिर बेस को ये सवाल पड़ा खुद को कि ये सारे सैनिक क्या डिफ तो नहीं है, कहीं बहरे तो नहीं कि इनको ये आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला आवाज़ आया हाईवेमैन के आने का, घोड़े का आवाज़, वो बेस को आया क्योंकि बेस का पूरा ध्यान उस रोड की ओर था और वो पूरी जद्दोजहद से चाहती थी कि वो हाईवेमैन की जान बचाए। द हाईवेमैन डाउन द रिबन ऑफ मूनलाइट ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, द हाईवेमैन केम राइडिंग राइडिंग राइडिंग, द रेड कोट्स लुक टू देयर प्राइम, शी स्टूड अप स्ट्रेट एंड स्टिल। और फिर उसी मूनलाइट के अंदर जो रोड है उस रोड से हाईवेमैन राइड करते हुए आगे बढ़ता चला गया। और फिर अचानक से जो वहाँ पे रेड कोट पहने हुए जो सैनिक थे उनका फिर ध्यान हाईवेमैन की ओर गया। और फिर जब जिस पल में उन सैनिकों का ध्यान हाईवेमैन की ओर गया उसी क्षण में बेस एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई। जिस पोजीशन में उसे बांधा गया था उस पोजीशन में वो सीधा खड़ी हो गई। क्लॉट क्लॉट इन द फ्रॉस्टी साइलेंस, और फिर जो साइलेंस था उस साइलेंस में उसे आगे से आवाज़ आने लगा। क्लॉट क्लॉट इन द इकोइंग नाइट, और फिर जो आवाज़ उस घोड़े के पैरों से आ रहा था वो उस रात में गूंजने लगा। नियरर ही केम एंड नियरर, और फिर वो धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ता गया और बेस के नज़दीक आता गया। हर फेस वॉज लाइक अ लाइट, और फिर हो सकता है डर के मारे हो या उत्कंठा के मारे हो, बेस का चेहरा लाइट की तरह चमकने लगा। हर आइज ग्रू वाइड फॉर अ मोमेंट, और फिर उसकी आंखें एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसकी आंखें ऐसी चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। शी ड्रू वन लास्ट डीप ब्रेथ, और फिर बेस ने एक लास्ट ब्रेथ ली, एक बड़ी सांस ली। देन हर फिंगर मूव्ड इन द मूनलाइट, और फिर उसी पल बेस का जो फिंगर था, जो उसके हाथ था, वो मूनलाइट के अंदर मूव कर गया। मतलब बेस के उंगली के पास जो ट्रिगर था वो ट्रिगर बेस ने दबा दिया। हर मस्केट शैटर्ड द मूनलाइट, और फिर जो बंदूक थी उस बंदूक की आवाज़ से जो रात का शांति भरा समा था वो पूरी तरह से वहाँ पे आवाज़ हो गया। शैटर्ड हर ब्रेस्ट इन द मूनलाइट एंड वॉर्न्ड हिम विद हर डेथ, और फिर उसकी जो गूंज थी उसकी आवाज़ से उसने अपनी खुद की मौत
देके, खुद की जान देके उसने हाईवेमैन को आगाह कर दिया कि यहाँ पे कुछ खतरा है। अगले स्टांजा में पोएट लिखते हैं, ही टर्न हिज स्पर्ड टू द वेस्ट, और फिर हाईवेमैन वो जहाँ पे भी था उसने गोली की आवाज़ सुनी और वो वहीं से वापस टर्न कर गया और वो वेस्ट दिशा में चला गया। ही डिड नॉट नो हु स्टूड, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कौन है जो बोर्ड विथ हर हेड ओवर द मस्केट, जो उस मस्केट के, उस बंदूक के ऊपर ऐसे झुका हुआ है, ड्रेंच्ड विद हर ओन रेड ब्लड, और अपने खुद के खून में सना हुआ ऐसा कौन है जो उस बंदूक के ऊपर खड़ा है। नॉट टिल द डॉन ही हर्ड इट, और उसे सुबह तक नहीं पता था कि आखिर वो कौन था। हिज फेस ग्रीव ग्रेट टू हियर हाउ बेस द लैंडलॉर्ड्स डॉटर, द लैंडलॉर्ड्स ब्लैक आइड डॉटर हैड वॉश्ड फॉर हर लव इन द मूनलाइट एंड डाइड इन द डार्कनेस देयर। और फिर जब सुबह हुई तब जाके कहीं उसे ये पता चला कि किस तरह से बेस, जो कि लैंडलॉर्ड की बेटी है, उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब जैसे ही उसे ये पता चला, उसी क्षण बैक ही स्पर्ड लाइक अ मैडमैन, और किसी पागल प्रेमी की तरह, किसी पागल इंसान की तरह वो वापस मुड़ चला जहाँ पे भी था वहाँ से, शेकिंग अ कर्स टू द स्काई, और वो बड़े स्ट्राइकिंग कर्स मतलब वो गाली देते हुए, गाली गलौज करते हुए, गुस्से में वो वापस वहाँ से लौट चला। विद द वाइट रोड स्मोकिंग बिहाइंड हिम एंड हिज रेपियर ब्रांडिश्ड हाई, और उसके हाथ में जो चाकू था वो चाकू ऐसे ऊंचा उठा के और एकदम गुस्से के साथ अपने घोड़े पे बैठ के वो गांव की ओर बढ़ता चला गया। उसे बदला लेना था उन लोगों से जिन लोगों के कारण बेस ने अपनी जान दे दी थी। ब्लड रेड वर हिज पर्स, और इन वो जो वक्त था उसमें उसके जो आंखें थी वो पूरी तरह से लाल हो गई, और रेड वाइन वॉज हिज वेलवेट कोट व्हेन दे शॉट हिम डाउन ऑन द हाईवे। और फिर दोपहर के वक्त में उसे जो सैनिक थे उन लोगों ने उसे शॉट डाउन कर दिया, उसे मार दिया। डाउन लाइक अ डॉग ऑन द हाईवे एंड ही ले इन हिज ब्लड ऑन द हाईवे विद द बंच ऑफ लेस एट हिज थ्रोट। और दोपहर के समय में उन लोगों ने उसे किसी कुत्ते को जिस तरह से मार देते हैं रोड पे, ठीक उसी तरह से खुले रोड पे उन सैनिकों ने हाईवेमैन को मार दिया। और वो रोड पे ऐसे पड़ा था जैसे कोई कुत्ता हो, और खुद के ही खून में वो सन गया था। और जब वो मर गया था उस वक्त भी उसके थ्रोट के वहाँ पे लेस थी, मतलब उसके सर पे टोपी थी जिसके लेसेस उसके गले के वहाँ तक आते थे। एंड स्टिल ऑफ अ विंटर्स नाइट दे से, और आज भी कहते हैं कि जब विंटर की नाइट आती है, जब विंड इन द ट्रीज, when the moon is on ghostly gallon tossed upon the cloudy seas, when the road is a ribbon of moonlight over the purple moor, a highwayman comes riding, a highwayman comes riding up to the old inn door। और फिर अब वहाँ के लोग जो रहते हैं उस एरिया में, वो लोग कहते हैं कि आज भी जब विंटर नाइट होती है, जब विंटर की नाइट होती है, और जब हवा तेजी के साथ पेड़ों के अंदर से बह रही होती है, और जब चांद ऐसे बादलों के ऊपर से गुजरता है जैसे कि वो कोई बड़ी जहाज़ हो, उस वक्त उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हाईवेमैन उस गांव की ओर बढ़ता चला जाता है जहाँ पे बेस रहती थी। और आगे ये भी कहते हैं ओवर द कॉबल्स, और वो जब बढ़ता आता है तो वो जहाँ पे वो पहले आया करता, ठीक उसी तरह से जब वो पहुँचता है तो कंकरों की आवाज़ उस डार्क इन यार्ड जहाँ पे भी वो पहले आता था उस जगह पे फिर से उनको कंकरों की आवाज़ आती है। He taps with his whip on the shutters but all is locked and barred. He whistles a tune to the window and who should be waiting there but the landlord's black-eyed daughter, Bess the landlord's daughter, plaiting a dark red love knot into her long black hair। और आज भी उस पूरे इलाके में ये कथा प्रचलित है कि वापस वो आता है और फिर से जैसे आज भी वो जिंदा है, ठीक उसी तरह से फिर से एक बार वो जब उस एरिया में पहुंच जाता है तो वहाँ पे घोड़े की आवाज़ें आती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये जो उन्होंने कहानी बनाई है, इस कहानी में वो अमर प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे आप रहो ना रहो, आपका प्यार हमेशा ज़िंदा रहेगा।
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का आपके प्रोफेशनल करियर में ज़रूर यूज़ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।